कलम की इस श्रृंखला में एहसास विमेन श्रीमती गरिमा मित्तल और मैं अंशु मेहरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एहसास विमेन मेरठ धन्यवाद देना चाहते हैं कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर क्रिस्टल पैलेस और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण को। आज के हमारे मेहमान हैं अपने ही शहर के निशांत जैन जी। आधुनिक युग में कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो करियर को आसानी से ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। ऐसी सोच है निशांत जी की। निशांत जी का जन्म मेरठ के एक साधारण परिवार में हुआ। वे अपने 3 भाई बहनों में मंझले हैं। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने सरकारी स्कूल से ही हासिल की है। निशांत जी ने मेरठ कॉलेज से ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आईएएस बनने की तैयारी शुरू कर दी। इन्होंने इतिहास, राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी में ग्रेजुएशन और हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी की नेट जेआरएफ उत्तीर्ण की। कॉलेज के दिनों में डिबेट, काव्य पाठ और एक्टिंग के शौकीन रहे निशांत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल की। निशांत जी ने यूपीएससी की वर्ष 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वां रैंक हासिल किया। ये हिंदी भाषा के माध्यम के टॉपर हैं। इनकी कुछ किताबें हैं रुक जाना नहीं, जो कि अमेज़न बेस्ट रेड लिस्ट के करंट टॉप 50 में है। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ किताबें लिखी हैं, जिसका नाम है शादी बंदर मामा की। इनके यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वीडियो काफी लोकप्रिय हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के बैच इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर एनसी लोहनी, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आप दोनों का मंच पे स्वागत। अब मैं आप सब श्रोतागणों से नम्र निवेदन करूंगी कि आप अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और आज की शाम का आनंद उठाएं। इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए माइक में प्रोफेसर लोहनी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा माइक को एक अलग मुकाम दिया। सवाल इस बात पर होता है कि हिंदी में कैसे परिचय दिया जाए आदमी का। मैं उनको एक शहरी के तौर पर जानता हूँ, उनको एक विद्यार्थी के तौर पर जानता हूँ, उनको एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जानता हूँ, एक लेखक के रूप में जानता हूँ। और आज उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बड़ा प्रेरक भाषण दिया। तो ये भी एक उनके व्यक्तित्व का अलग पहलू है। क्योंकि मेरठ शहर अपनी विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। आज दिन में हम चर्चा ये कर रहे थे कि मेरठ से अनेक महान हस्तियां हुई, वे अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार हिंदी मेरठ की महत्वपूर्ण बोली थी और वो आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने के लिए उसको केवल कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, रचनात्मक लेखन से आगे निकलना है। तो निश्चित तौर पर हमें उसमें ऐसी पुस्तकें और ऐसी रचनाओं को आगे लाना ही चाहिए जिनसे आज की दुनिया के प्रश्न हल होते हों। निशांत जैन उस दुनिया के आदमी हैं जो आज के समय के प्रश्नों से हिंदी को दो चार कर रहे हैं और हिंदी पाठक के लिए और हिंदी के विद्यार्थी के लिए और हिंदी प्रतियोगी के लिए उनकी पुस्तकें आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। रुक जाना नहीं पर है विशेष तौर पर, लेकिन मैं सोचता हूँ चूंकि निशांत एक कवि भी हैं और उन्होंने मेरठ पर एक बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी, बहुत अच्छी कविता लिखी। मैंने बहुत पहले भारत भूषण जो हमारे शहर के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी मेरठ शहर पर एक कविता सुनी थी और उसके बाद एक दूसरी कविता निशांत से सुनी। मैं सोचता हूँ हम आज का आगाज
उस कविता से करते हैं जो मेरठ के बारे में उनकी है। तो निशांत जी से मैं अनुरोध करूंगा पहले वो कविता सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाहर दुनिया में नाम कमाना और वहाँ उपलब्धियों के कीर्तिमान स्थापित करना एक बात है, और अपने शहर में सम्मान पाना, अपने गुरुओं का शिष्य से संवाद करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत किस्मत वालों को ही अपने घर में सम्मान मिलता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मैं 4 साल पहले जब मेरा सिलेक्शन हुआ यूपीएससी में और मुझे 13th रैंक मिली, कुछ पत्रकार यहाँ बैठे हैं जो जानते हैं उस समय जिन्होंने कवरेज की थी, सब ध्यान में है। तो उसके बाद तमाम जगह जाना हुआ, चाहे बीएचयू, इलाहाबाद, दिल्ली, राजस्थान। मेरठ वालों ने आज बुलाया, तो मेरठ वालों को बुलाने के लिए शुक्रिया। और जो सर ने कहा कि मेरठ का एक गीत जो स्टूडेंट लाइफ में जब मैं मेरठ कॉलेज में पढ़ा करता था कभी सुनाया नहीं, आज पहली बार मेरठ यूनिवर्सिटी में सुबह एक प्रोग्राम था, तो मेरठ में होने का और मेरठ का होने का फ़ायदा उठाया मैंने और वो गीत वहाँ पर सुनाया। वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक एक शब्द को आपको ध्यान भी करना है और महसूस भी करना है और जीना भी है। शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास, शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास। महाभारत से जंगे आजादी तक का एहसास, सन 57 की क्रांति की तूने छेड़ी तान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और देखिए कि जो हिंदी और उर्दू की जो हम बात करते हैं आज पूरे देश में जो एक स्वीकृत मानक हिंदी है वो मेरठ की हिंदी है। आप में से शायद काफी लोग ये बात जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। हिंदी उर्दू के लफ्जों में तेरी महक समाई, हिंदी उर्दू के लफ्जों में तेरी महक समाई। मंत्र अजाने गुरु बानियां तूने सदा सुनाई, शांति अमन की परंपरा का बना रहे सम्मान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और एक और मेरठ की खासियत को लेते हुए हम कहते हैं कि हर जुबान में घुली तेरे गन्नों की गजब मिठास, हर जुबान में घुली तेरे गन्नों की गजब मिठास। गजक रेवड़ी स्वाद बिखेरे मेरठ का वो खास, काली पलटन घंटा घर नौचंदी तेरी शान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और अंतिम पंक्तियां, हम मेरठ के जो बाशिंदे हैं वो अपने शहर को किस तरह से प्यार करते हैं और किस तरह से उसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि सपनों के आजाद परिंदे भर ले वो परवाज, सपनों के आजाद परिंदे भर ले वो परवाज। देश और दुनिया में गूंजे तेरी ही आवाज, कायम रहे कयामत तक तू इतना सार मान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। एक बार कहेंगे, शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। धन्यवाद। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई इस बातचीत की और मेरठ शहर की जो तमाम खासियतें हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हम तक आप तक पहुंची। जो मेरठ की तहजीब है वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा भी है। मैं देखता हूँ एक मेरठ की जो पूरी ठसक हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व की, वो निशान के जीवन का हिस्सा भी है। आज उन्होंने जो सुबह से हम लोगों से बातचीत की और जिस तरह से इस पुस्तक को मैं समझ पाया हूँ, तो पहले हम पुस्तक के उस हिस्से में आते हैं जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जहाँ से इन्होंने अपने तैयारियों को लोगों से बांटा है कि किस तरह से ये पुस्तक महत्वपूर्ण है आज के विद्यार्थियों के लिए, जो खासतौर से एक तो छोटे शहरों से जाकर और मध्यम वर्गीय परिवारों से जाकर
आईएएस की कोचिंग और तमाम विधाओं में पहुंचते हैं और वहां जाकर कैसे अनुभव करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले उस हिस्से पर हम बातचीत करें जो आपने अनुभव किया। इस पुस्तक में उसको उल्लेख मिला है। ये जो किताब है रुक जाना नहीं, जिसकी अभी आजकल चर्चा भी है थोड़ी, तो ये बेसिकली एक मोटिवेशनल किताब है जो केवल स्टूडेंट्स के लिए ही ना होकर सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है, जो जीवन के कुछ ऐसे मंत्रा हैं जो आपको बताती है जिनसे जीवन को ज़्यादा खुशनुमा और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। और इस किताब में 3-4 तरह की बातें हैं, जैसे कुछ तो शुरू में इसमें लाइफ मंत्रास की बात की गई है, प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे एक यंग ऑथर आपको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद इसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जिसमें मैंने अपने अनुभव बताए हैं, और इसके बाद आखिरी का जो हिस्सा है इस किताब का, उसमें 26 ऐसी कहानियां हैं जो पूरे देश के कुछ ऐसे युवा जिन्होंने, चाहे तमाम उनके जीवन में संघर्ष रहे होंगे या उन्होंने गांवों से, छोटे शहरों से, तमाम अभावों और प्रतिकूलताओं के बावजूद जिन्होंने सफलता का एक मुकाम हासिल किया अपनी जिंदगी में, ऐसे युवाओं की 26 युवाओं की कुछ चौंका देने वाली कुछ कहानियां, प्रेरक कहानियां इस किताब में हैं। सर ने कहा कि सवाल है कि जो मैंने अपने अनुभव बताए हैं उस किताब में, या जो मैंने अपनी स्ट्रगल्स को मैंने बताने की कोशिश की है, थोड़ी सी बात उस पर की जाए। आप लोग ज्यादा आसानी से रिलेट इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि मैं जो स्ट्रगल बताऊंगा वो मेरठ में मेरा स्ट्रगल, वो पूरा मेरठ का स्ट्रगल रहा है। वो मेरठ से फिर दिल्ली गया, वो आगे की बातें हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैं मेरठ में ही पला बढ़ा। मेरठ में जो पुराना इलाका है मेरठ का, घंटाघर, लाला का बाजार और जो पुराने मोहल्ले हैं और जिनके आगे वाड़ा लगा होता है, ठटेरवाड़ा, जत्तीवाड़ा, डालमपाड़ा, तो वो बहुत सारे कुछ लोगों ने जरूर सुने होंगे। तो उन्हीं में एक मोहल्ला ठटेरवाड़ा, वहां पे मैं पला बढ़ा, वहां पे पढ़ाई की और हाई स्कूल पास किया। उसके बाद 12th के बाद मन था कि मैं, जैसा कि सभी लोगों का एक ख्वाब रहता है कि जो ह्यूमैनिटीज के या साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके डीयू में जाके ऑनर्स किया जाए या कुछ इस तरह का कोर्स किया जाए, पर किन्हीं कॉन्स्टेंट्स रहे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज की कमी रही कि मैं दिल्ली नहीं जा पाया उस वक्त। तो मैंने मेरठ में, मेरठ कॉलेज, मेरठ सबसे अच्छा कॉलेज उस समय जो मैं फिगर आउट कर पाया, तो मैंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने 2004 में जब 12th किया था। जिस दिन मैंने मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया उसी दिन वहां पर एक हत्याकांड हुआ, और उस जिस छात्र की हत्या हुई थी 2004 में, उसका नाम था निशांत अहलावत और मेरा नाम है निशांत जैन। तो मैं बहुत डर गया। मेरठ का तो हूं, पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा रहा लाइफ में, तो थोड़ा सा डरा मैं, पर फिर भी मेरठ कॉलेज में पूरे जोशो खरोश के साथ एडमिशन लिया। और उसके बाद वो 5 साल मेरठ कॉलेज के बीए और एमए के, वो लाइफ लॉन्ग में कभी भुला नहीं सकता। यहाँ पर मेरठ कॉलेज के मेरे कुछ शिक्षक भी बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स, मेरे जूनियर्स भी यहाँ बैठे हैं, विमल बैठा है मेरा जूनियर। तो उस दौरान का हमने, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, एकेडमिक्स में तो करते ही थे, पर एकेडमिक्स के साथ साथ डिबेट्स, एक्सटेम्पोर, कविता, एस्से, दुनिया जहान की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम लोग किया करते थे। और मेरठ कॉलेज को और मेरठ यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके हर जगह वहां से कुछ कुछ शील्ड और कुछ कुछ मेडल लाया करते थे। ये सब रहा। इस दौरान एक चीज कांस्टेंट रही कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब किया करता था ताकि मैं अपनी पढ़ाई की जरूरतों को पूरा कर सकूं। मैं किया करता था प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग आप में से कई लोग अगर ना जानते हो, तो जब कोई बुक छपती है, कोई भी पब्लिकेशन इंडस्ट्री मेरठ में बहुत ज्यादा है, तो उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है ताकि उसकी मिस्टेक्स और उसकी एडिटिंग की जा सके। तो मैं उस उम्र में ये काम किया करता था। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी लैंग्वेज पर कमांड भी थी और थोड़ी उसको करने से भी आई, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा। तो थोड़ा सा अपनी उम्र से 5-6 साल आगे चलता था, क्योंकि जब आदमी थोड़ा नौकरी वोकरी करने लगता है कम उम्र से, तो थोड़ा जल्दी मैच्योर होने लगता है। एमए कर लिया, इस बीच में एक नौकरी भी की, जो सरकारी नौकरी थी वो की, और उसको करके छोड़ा भी क्योंकि पढ़ाई काफी बाधित हो गई थी। फिर मैंने नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया। एक एग्जाम होता है जिससे रिसर्च करते हैं आगे, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ और एक टर्निंग पॉइंट बना लाइफ का, और मैं दिल्ली पहुंच गया।
क्योंकि नेट जेआरएफ करने के बाद जो फेलोशिप होती है वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, उसके साथ आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी दिल्ली में एंट्री हुई। फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, और साथ में जो मेरा सपना था, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता था शुरू से, आईएएस अफसर बनना चाहता था। आपको ध्यान होगा, पुराने लोग जो होंगे, जब मैं 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तो एक डीएम होते थे मेरठ में, अवनीश अवस्थी, अभी वो शायद एसीएस होम है। तो वो उस समय डीएम होते थे, उनकी जो वाइफ थी मालिनी अवस्थी, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो उस समय जब मैं अखबार पढ़ने का शौक था, तो उस समय उनको पढ़ के उनको फॉलो किया करता था कि वो जिस तरह का उनका डायनामिक पर्सनालिटी थी और जिस तरह वो, तो मैं सोचता था एक दिन शायद मैं भी कभी कलेक्टर बनूं। तो खैर वो तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो होना था वो हुआ। मैं आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए मैं दिल्ली गया। मैंने एमफिल के साथ साथ आईएएस की तैयारी की। पहली बार अटेम्प्ट दिया, पहली बार में मैं फेल हो गया। तो मुझे चूंकि थोड़ा सा सफलता की ज्यादा आदत रही है, और पहली बार असफलता मिली, फेल्योर मिला, तो उसका स्वाद चखना थोड़ा भारी होता है। मैंने उसको भी चखा, और उसके बाद थोड़ा डिप्रेस भी हुआ। उसके बाद फिर फैमिली और मेरे टीचर्स जो हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनको मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा था। उनको लगता था कि निशांत तुम दोबारा एग्जाम दो, तुम क्वालिफाई कर जाओगे। इसी बीच मेरी एक नौकरी लगी पार्लियामेंट में, ट्रांसलेशन का काम किया मैंने 2 साल। उस दौरान मैंने दोबारा से अटेम्प्ट दिया 2014 में, जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे यहाँ पे जो संचालन कर रही थी मैडम, कि 2014 की सिविल सेवा परीक्षा मैंने दोबारा से दी। हिंदी मेरा मीडियम था और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी लिटरेचर था, और प्री भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ, और मुझे यूपीएससी में 13th रैंक और हिंदी मीडियम में पहली रैंक मिली। तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये पूरे इस किताब का हिस्सा है, उनके जीवन अनुभव का हिस्सा है, इसलिए जरूरी था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उनके तमाम संघर्ष हैं उनके बारे में भी जाने, क्योंकि विद्यार्थी अगर सीधे जानता है कि वो एक व्यक्ति है जो दिल्ली में है और वो सुविधाजनक स्थिति में है, वो आईएएस निकल गया है और वो अब आनंद की स्थिति में है, तो उसका एक संघर्ष नहीं पता चलता। तो एक किताब में ये संघर्ष मौजूद है, तो एक तरीके से प्रेरक पुस्तक में ये अनुभव जरूरी होने चाहिए कि उसका पिछला संघर्ष भी मौजूद हो, और बाकी बातें भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जब मैं इस पुस्तक को देख रहा था, पढ़ रहा था, इसमें 26 ऐसे लोगों के बारे में है जो राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तराखंड से हैं, उसमें 2-3 लोग दक्षिण भारतीय राज्यों से भी हैं, लेकिन बहुत ही सामान्य घरों के लोग और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। कई बार ये भी है कि एक व्यक्ति विवाहित है और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, नौकरी नहीं है, फिर दोनों पति पत्नी मिलकर के तैयारियां कर रहे हैं। इस तरह के कई अनुभव। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा अनुभव बताइए खासतौर से इन 26 व्यक्तित्वों में से जो आपको ज़्यादा प्रभावित करता हो। होने को तो सभी कहानियाँ प्रभावित करने वाली हैं, लेकिन ये पुस्तक इस मामले में भी रुचिकर है कि आपको अलग अलग राज्यों के अलग अलग जीवन स्तर वाले लोग, अलग अलग तरह के जीवन परिस्थितियों वाले लोग इस पुस्तक में उनकी जीवनी और उनकी घटनाएं आधारित हैं, जिन्होंने बाद में आईएएस में उच्च स्तर प्राप्त किया। कुछ लोग एक बिहार के एक हैं इसमें सज्जन जो इन्होंने निशांत के बाद में हिंदी मीडियम में टॉप भी किया था। जी, यूं तो इसमें 26 कहानियां हैं, पर एक कहानी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एक लड़की है इल्मा अफरोज, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक कस्बा है कुंदर की, वहां की रहने वाली है। मैं खुद भी उससे मिला हूं और वो मुझे अपना भाई ही मानती है। इल्मा ने जब मुझे अपने बारे में बताया तो मैंने कहा कि इल्मा, आप मुझे अपनी कहानी लिख करके दो, हम अपनी किताब में छापना चाहते हैं। इसी किताब से मैं कुछ बात आपको बोलता हूं। मैं 14 साल की थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया। मेरी अम्मी ने मेरे छोटे भाई की और मेरी परवरिश खुद की। उन्हें अक्सर सुनना पड़ता था कि लौंडिया को इतना सिर पे मत बिठाओ, यह तो जाने की चीज है, दूसरे के घर की हो जाएगी। वो संघर्ष इल्मा का रहा, जो उस माहौल में वो पली बड़ी जहां लड़कियों को पढ़ाई के लिए उतना मोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि शायद उनको थोड़ी बाधाएं सामने उनके आती हैं। फिर क्या हुआ इनके साथ, इन्होंने बताया है कि एक बार छात्रवृत्ति के काम से मैं कलेक्ट्रेट गई थी। दफ्तर के बाहर खड़े सफेद वर्दी वाले अर्दली ने कहा, किसी बड़े के साथ आओ, बच्चों का क्या काम। मैं सीधे अंदर चली गई। स्कूल की वर्दी में एक छात्रा को देखकर डीएम साहब मुस्कुराए।
मेरे फॉर्म पर हस्ताक्षर किया और बोले सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो इल्मा। वहां से वो इल्मा अफरोज नाम की लड़की सेंट स्टीफन से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम दिया और अभी वो राइट नाउ मतलब हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग कर रही है। ऐसी कहानियां हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। जरूरत है उन कहानियों को रिकॉग्नाइज करने की और उनसे इंस्पिरेशन लेने की। हाँ, ये तो वास्तविक जीवन की कथाएं हैं इस पुस्तक में, लेकिन एक जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इस पुस्तक में तमाम विचारों का, जो भारतीय फिलॉसफी के, भारतीय दर्शन की, भारतीय धार्मिक पहचानों की अलग अलग कथाएं हैं, उनका भी बड़ा सहारा लिया आपने। खासतौर से मैं देख रहा था गीता की उद्धरण उसमें है, उसमें जैन धर्म के, उसमें बौद्ध धर्म के और तमाम तरह की धार्मिक पुस्तकों का भी आपने जगह जगह उल्लेख किया। खासतौर से जब आप जीवन के लिए ऊर्जा पाते हैं तो वो जड़ें कहाँ से आती हैं, वो ताकत कहाँ से आती है और हम कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, खासतौर से संघर्षों के दौरान, उसके बड़े अच्छे उदाहरण मैंने इसमें देखे। तो मैं चाहता हूँ कुछ उन संदर्भों पर भी आप जरूर बताएं। मैं ये किताब आपको अभी सभी को उपलब्ध भी होगी, सभी को गिफ्ट की जाएगी। इस किताब के चैप्टर्स में से कुछ अंश में आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है जीवन के 3 मार्गदर्शक। ये केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और उसके बाद एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ये जो जीवन के 3 गाइड हैं, इनमें हमने जिक्र किया है सबसे पहले गीता का निष्काम कर्मयोग। अब निष्काम कर्मयोग हमें सब जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पर इसकी मैंने स्टूडेंट्स के हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश की है। हम कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आज की पीढ़ी बहुत एम्बिशियस है, वो फल की इच्छा के बिना कुछ नहीं करती है, इसलिए हम उसको निष्काम कर्मयोग ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हमने उसको ऐसे समझाया है कि कर्म करो, फल की इच्छा भी करो, पर जो उसका फल है, जो उसका नतीजा है, जो उसका रिजल्ट है, उसमें अटैच मत हो। यानी कि अगर आप उस अपना जो पूरा जो एफर्ट है, जो आपने एक्सीलेंस के लिए जो प्रयास कर रहे हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ करो, लेकिन अगर उसका परिणाम आपके मुताबिक ना आए तो उसको लेके ये मत सोचो कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसी किताब में ये भी लिखा है कहीं कि मंजिल मिले या ना मिले, जिंदगी न कभी थकती है न कभी रुकती है। तो रुक जाना नहीं, इसीलिए शायद इस किताब का नाम है कि जिंदगी के सफर में तमाम मोड़ों पर, तमाम असफलताओं और सफलताओं के बीच हमें न रुकना है न थकना है। दूसरी बात, जो दूसरा गाइड जो मैंने जिक्र किया, वो है अनेकांत। अनेकांतवाद एक जैन दर्शन का सिद्धांत है, बड़ा मजेदार सिद्धांत है और आजकल बड़ा ही रेलेवेंट हो गया है। दूसरों के विचारों का सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यूज। मैं जो कह रहा हूं, मैं जो जानता हूं, मेरे जो विचार हैं सिर्फ वही ठीक हैं और तुम्हारे जो विचार हैं वो ठीक नहीं है। या आपको याद होगा बचपन में हम सब ने पढ़ा था, एक हाथी था और 7 दृष्टिहीन अंधे लोग थे जो देख नहीं सकते थे, और वो हाथी के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को टच करके क्या समझ रहे थे? जिसने हाथी का कान पकड़ा वो समझ रहा था कि हाथी एक पंखा है, जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी वो समझ रहा था हाथी एक झाड़ू है। लेकिन हाथी ना तो पंखा था ना वो झाड़ू था, वो एक हाथी था। लेकिन हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ करके लड़ते रहे। और तो हमें वो नहीं करना है और हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना है, उनके विचारों को एक्सेप्ट करना है। और तीसरा है बौद्ध बुद्धिज्म में एक है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। तो जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, वो 2 एक्सट्रीम्स में से कोई सी भी हमको नहीं जाना है, हमको जो बीच का जो गोल्डन मीन है उसकी ओर आगे बढ़ना है। ये न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में, घर में, फैमिली में, रिश्तों में, समाज में, करियर में, ऑफिस में, हर जगह ये तीनों गाइड हमारे काम आते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक संदर्भ इन्होंने दिया है थॉमस एल्वा एडिसन का, many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up। जीवन में हम असफलता के कभी बहुत करीब होते हैं और
तब हम काम करना छोड़ देते हैं। तो मैं ये समझना चाहता था कि क्या आपको कभी अपने संघर्ष में ऐसा लगा, ये उदाहरण आपकी मदद तो कर रहा होगा, लेकिन कभी ऐसा भी लगा कि मैं भी कभी अपने लक्ष्य से भटकने की स्थिति में आ गया था और फिर कोई ऐसी ताकत मिली जिसने मुझे आगे बढ़ाया? ऐसा बहुत बार हुआ, कई बार ऐसा होता है। जैसे मैंने बताया कि पहले मैंने एक नौकरी भी ज्वाइन की थी, उसके बाद उसमें करते करते लगा कि यही करियर हो गया। फिर मुझे मेरे एक सीनियर थे, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया जो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने कहा कि निशांत, ये एक बल्ब है, इस बल्ब को अगर वहां लटकाएं तो ये पूरे कमरे में रोशनी देगा, लेकिन उसी बल्ब को अगर यहाँ लटका देगा तो केवल इसी एरिया में रोशनी देगा। तो आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से और अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उस ऊंचाई पर लटकना है जिस ऊंचाई की आप डिजर्व करते हैं। तो मुझे वो बात समझ में आई और मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला गया। इस किताब में एक उदाहरण, एक 2 लाइनें मैंने एक कवि की शेयर की हैं। चिराग एक कवि हैं हिंदी के, उन्होंने लिखा कि जिसको तुम नाकामी कहकर थककर बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी कहकर थककर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। जी, बहुत अच्छी बात। एक और मुझे वाक्य बहुत अच्छा लगा इस पूरे में, आपने एक अध्याय में जो व्यस्त, अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहे, इस नाम से इनका एक चैप्टर है इसमें। अगर हम खुश हैं, इसी किताब से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, खुश जो व्यक्ति खुश रहता है वही अपने आसपास वालों को खुश रख सकता है। अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, अगर मैं तनाव में हूं, तो मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को, या अगर मैं बॉस हूं तो अपने स्टाफ को, और अगर मैं सबॉर्डिनेट हूं तो अपने बॉस को मैं फ्रस्ट्रेट करने और परेशान करने के अलावा कुछ नहीं करूंगा। मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए जो हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, जैसा उनको उनके टीचर बताते हैं, जो उनके जहां भी उन्होंने पढ़ा है उसके हिसाब से पूरी मेहनत करते हैं, पर वो मेहनत के हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं आता उतना। वो जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट उनको नहीं मिल पाता है। या तो वो थोड़ा सोसाइटी से कट के रहते हैं, या फिर वो जीवन के पलों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, खुश नहीं रहते हैं। पर कुल मिला के होता ही है उनके साथ कि वो मेहनत बहुत करते हैं पर उनका परिणाम मुताबिक नहीं आता उनके। एक मिस्टर बी हैं जो मेहनत करते हैं पर उतनी भी नहीं, ठीक ठाक मेहनत करते हैं, पर खुश रह के करते हैं, चीजों को अच्छे से समझ के करते हैं और व्यवस्थित तरीके से करते हैं। उनके जब परिणाम की बारी आती है तो वो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे जाते हैं। ये केवल वर्किंग लाइफ में ही नहीं, करियर में नहीं, हर जगह दिखता है। तो हम लोग इस किताब में बात की गई कि वो मिस्टर बी कैसे बनना है जो कम अपेक्षाकृत कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट दे सके। जी, ये बहुत अच्छा मंत्र है। मुझे भी लगता है कि अगर आप मस्त हैं तो शायद जो भी कठिनाइयां वो अगल बगल से निकल जाएंगी और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक और कविता सुनते हैं निशांत से, जो उनके एक पैगाम माँ के नाम, इस नाम से इस किताब में भी है। और मुझे भी लगता है कि हम सब लोग जो कभी भी अपने परिवारीजनों से आसपास होते हैं, उनसे दूर होते हैं, कभी माँ बाप मौजूद होते हैं, कभी नहीं होते हैं, उन रिश्तों को जीते हैं और उनको याद करते हैं। तो ये भी एक कविता बहुत अच्छी कविता लगी मुझे। मैं समझता हूँ माँ के नाम एक पैगाम उनसे सुने। ये कविता मैंने तब लिखी थी जब 2012 में मैं दिल्ली गया। जैसा मैंने आपको बताया, तो मैं बहुत होमसिक टाइप का आदमी था, क्योंकि मैंने एमए तक मेरठ में रहा। आमतौर पे जनरली हमारे परिवारों के बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन में आईआईटी या कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं, पर मैंने बीए और एमए यहाँ कर लिया तो मैं और भी ज्यादा होमसिक हो गया। और इतना होमसिक हो गया कि जब मैं दिल्ली गया तो वहां जाके भी जैसे दुल्हन विदा होती है ऐसे रोता रोता तो यहाँ से गया, और वहां जाके भी रोता रहता था। फिर हर महीने घर वापस आता था। तो उस समय मैंने जब कविता क्या होती है, मैंने ये खुद लाइफ में सब रियलाइज किया। जो वर्ड्सवर्थ ने वो डेफिनेशन दी है कविता की, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इतनी पावरफुल हो गई वो फीलिंग्स होम सिकनेस की कि वो कविता माँ के लिए निकल के सामने आ गई अपने आप ही। कविता कुछ इस तरह है। भावों की तू अजब पिटारी, अरमानों का तू सागर, नाजुक से एहसासों की एक नरम मुलायम सी चादर।
खट्टी मीठी फटकारें और कभी पलटकर वही दुलार, जीवन का हर पल तुझ में मां, तुझसे है सारा संसार। और देखिए कि मां की क्या खासियत है कि जिसकी खातिर सब कुछ वारा, जिसकी खातिर सब कुछ वारा, अपनी खुशियां जानी ना, वक्त कहां उस पर अब मां, तेरे दुख दर्द चुराने का। वक्त कहां उस पर अब मां, तेरे दुख दर्द चुराने का। और उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब। हर छोटे शहर का हर लड़का हर लड़की जो आईआईटी कानपुर, जो आईआईटी मद्रास जाता है, वो वहां जाके सोचता है कि उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब, छुपी रुलाई देखी तेरी, प्यार का तब समझा मतलब। और हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब। नए शहर में जाके जो जीवन की सच्चाइयां सामने आती है वो माँ की गोद में रह के पता भी नहीं चलती है आपको, कि हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब, तुझसा भी क्या कोई होगा, चलती फिरती खुली किताब। और रिश्तों की गर्माहट तुझसे, तुझसे प्यार भरा एहसास, ले भरपूर दुआएं अपनी, हरदम थी तू मेरे पास। और किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते, किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते, माँ की गोद में एक झपकी, सपने साकार सभी होते। सपने लगातार साकार होते रहें और सफलता आपको मिले, ये हमारी कामना है। लेकिन एक परिभाषा भी आपने इसमें दी है, सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। तो हम समझते हैं जब भी आप यात्रा में होते हैं तो सोचते हैं आज एक जगह पहुंच गए, कल की यात्रा फिर शुरू करनी है। तो अगर आज ये कहें कि एक लेखक के तौर पर आपकी एक स्थिति है, एक अधिकारी के तौर पर एक स्थिति है, तो डेस्टिनेशन के संदर्भ में आज क्या विचार है? ये मुझे भी जैसे वो है ना, मुझे ध्यान एक गाना है एक फिल्म में, वो मैं भी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुल मिला के व्हाट नेक्स्ट, कभी कभी जिंदगी में सवाल आता है जब हम जब हम चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं, फिर ये ख्याल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करें। तो वहां पे ये जो सूत्र आपने दिया कि हाँ, एक गाना है जिसमें है ना कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, तो उस तरह की बात वहां पे काम आती है हमारे, कि जो सफर है, जो जर्नी है, वो मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्योंकि अगर आपने जो पाना था वो भी पा लिया, उसके बाद भी एक नए सफर की शुरुआत वहां से हो जाती है। अगर आपने उसको एक मंजिल मान लिया तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि नए सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो बंद हो जाती है। और जैसा कि सोक्रेटिस ने एक जगह लिखा है कि उन्हें सब लोग कहते थे आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, पर मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो बहुत कम है और बहुत कुछ दुनिया में सीखा जाना अभी बाकी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो प्रोसेस है सर, वो चलता जाता है। अदरवाइज तो फिर वही जिस तरह से रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से रुका हुआ जीवन थक जाता है और हम लोग एक मृत की तरह हो जाते हैं। सही बात, क्योंकि जब भी आप रुके तो फिर वो जो ठहराव है वो आपको और अन्य लोगों के लिए जो मार्गदर्शक की आपकी भूमिका है वो पिछड़ जाने वाली है। लेकिन मैं समझता हूँ आप लगातार लिख रहे हैं, मुझे बनना है यूपीएस टॉपर, इनकी काफ़ी लोकप्रिय रही किताब। फिर राजभाषा के रूप में हिंदी पर इन्होंने एक किताब लिखी, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो किताब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा इधर क्या योजना है, कौन सी पुस्तकें हैं और किस तरह की विचार और हैं, नई चीज़ें क्या आपके विचार में हैं आगे हिंदी के पाठकों के लिए खासतौर से? मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो कोई ऐसा बहुत प्लान नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो नौकरी है वो बहुत कम टाइम देती है कुछ भी करने का, पर खुद नौकरी ही अपने आप में बहुत कुछ करने का अवसर देती है, और यही तो मैं चाहता था। जैसे कि मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा सर, उससे पहले मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई राजस्थान मुझे मिला। मुझे पहली पोस्टिंग पता नहीं गवर्नमेंट के क्या दिमाग में आया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो यंग आईएएस ऑफिसर्स थे उनको सबसे ज्यादा डिस्टेंट रिमोट एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में पोस्ट किया। मुझे पोस्ट किया गया उदयपुर जिले के एक
उदयपुर सिटी से 2.5 घंटा दूर एक बिल्कुल ट्राइबल एरिया है जहां पर, जिसका नाम है कोटड़ा, जो कि 95% ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पर और 20% लिटरेसी है। इतना बैकवर्ड वो एरिया था। वहां पे मैं एसडीएम रहा। वहां पे रह के जो ट्राइबल जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला, तो मुझे लगता है शायद कभी साल 2 साल 3 साल में मैं एक किताब, मेरा जो वो टेन्योर रहा वहाँ, जो मैंने ट्राइबल लाइफ को बहुत करीब से देखा, उनकी जिंदगी के संघर्षों को देखा, शायद उस पर मैं कोई संस्करण लिख पाऊँ। और मेरा कविता संग्रह अभी तक नहीं है, मैं कविता संग्रह में निकालने का विचार रखता हूँ। अच्छा है। अब मैं समझता हूँ काफी इस तरफ से बातचीत हो गई और लेखक की तरफ से जो भूमिका है, आप लोगों की तरफ से अगर कोई प्रश्न हो तो हम लोग लेते हैं लेखक के रूप में निशान जी से, और या उनके जीवन के संदर्भ में कोई प्रश्न आपके अगर हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नैमिष पांडे है। मैं भी मेरठ कॉलेज से हूँ और आप हमारे अग्रज हैं। ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप परास्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आपने बताया कि आप नौकरी भी करते थे और उसके साथ साथ आप कविता लेखन का काम करते थे। मैं भी कविता में रुचि रखता हूँ और रचनाएं करता हूँ, तो एक वो टाइम मेंटेन करना कि परास्नातक की कक्षाएं भी सुबह 9 से 5 चलती हैं, 4 बजे तक चलती हैं, उसके बाद नौकरी को भी टाइम देना और उसके बाद हिंदी को भी टाइम देना, क्योंकि उसमें जब तक लिखते नहीं मन नहीं भरता, तो कैसे मैनेज होता है ऐसा चीज? मेहनत का काम नहीं करता था, ये तो सुकून के पलों में किया जाने वाला काम है जिससे आपको सुख मिलता है। इसके लिए अलग से बैठना भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप कोई हिंदी की सेवा के लिए अलग से मैंने कोई प्रोजेक्ट ले रखा था, ऐसा भी कुछ नहीं था। हम जो काम करते जाते हैं उससे ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही हिंदी की सेवा हो जाती है, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हम कहें कि अपनी लकीर अगर हम बड़ी करने की कोशिश करें और अपनी मजबूरी जो है उसको अपनी मजबूती बनाने की कोशिश करें, तो उससे ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात आपने कही कि टाइम को कैसे मैनेज करें। क्लासेस इतनी लंबी चलती हैं और उसके बाद अपनी हॉबीज भी होती हैं, फिर करियर को भी देखना होता है, अगर जॉब कर रहे हैं कोई पार्ट टाइम तो उसमें भी टाइम निकालना होता है। तो यही तो वो की है जो सक्सेस की ओर ले जाती है। यही तो है जिसने ये टाइम मैनेज किया, वही तो भाई। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गला काट कंपटीशन है। ऐसे में वही लोग तो अलग हो पाएंगे भीड़ से जो अच्छे से कुछ टाइम मैनेज करके अच्छे से कुछ एक्सेल कर पाएंगे। इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो कुछ गलतियां मुझसे भी रह गई होंगी अपने इस सफर में, वो हमारे जो जूनियर्स हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोगों से ना हो, इसीलिए तो ये किताब लिखने की कोशिश की है। वंदना तनेजा। बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं और हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट था, 12th तक पढ़ा है। लेकिन घर में माहौल इस तरीके का रहा कि पेरेंट्स क्योंकि हिंदी भाषी थे, एक मैगजीन आया करती थी हमारे घर, धर्मयुग, जब हम बहुत छोटे थे जी। और वो एक बहुत ही हाई लेवल की हिंदी की उसमें स्टोरीज होती थी। तो कुछ स्टोरीज मम्मी जबरदस्ती पढ़वाया करती थी कि इट विल हेल्प यू इन इमेजिनिंग, और आपके निबंध हैं हिंदी के या जो भी हैं उसमें लिखने काम आए। समहाउ इतना इंक्लिनेशन रहा कि कभी मार्क्स भी कम आए तो डायरी लिखने की आदत पड़ गई। तब से वो हिंदी में ही लिखी जाती थी क्योंकि इंग्लिश तो उस समय इतनी नहीं आती थी। अब जाके जिंदगी में लाइक थोड़ी बहुत कविता करनी शुरू करी है मैंने, लेकिन ये समझ नहीं आता कि उसको प्लेटफॉर्म क्या दिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस कविता में ओरिजिनलिटी नहीं है। जो थॉट्स हम लिख रहे हैं वो कोई और भी लिख रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में। अगर आप फेसबुक पे जाएं तो हजारों पेजेस हैं। गुलजार साहब का नाम लेके कई रचनाएं छप जाती हैं, गालिब का नाम लेके कई शेर कहे जाते हैं, जबकि वो ओरिजिनल नहीं होते। हरिवंश राय बच्चन का नाम लेके तो सारी कविताएं। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता अपनी कविता को पब्लिकली या अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करने का। ऐसा लगता है कि ये तो सुनी हुई चीज है, कोई भी कहेगा और वहीं हम रुक जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि और ये आजकल हम सबकी प्रॉब्लम भी ना कहें, इसको खासियत है कि हम सब लोग बाइलिंगुअल हो गए हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम लोग 2 भाषाएं हैं हम नॉर्थ इंडियंस के पास। जनरली जो साउथ इंडियंस या नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं वो आमतौर पे 3 भाषाएं सीखते हैं। जो आपने स्कूल का अपना बताया
वो लोग इंग्लिश भी सीखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज भी सीखते हैं, कन्नड़ भी सीखेंगे या जो भी उनकी भाषा, साथ में वो हिंदी भी 10th तक सीखते हैं। पर हम लोगों को ये प्रिविलेज है हिंदी भाषी होने के कारण कि हमें सिर्फ 2 ही भाषाएं सीखनी होती हैं। पर प्रैक्टिकली हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि हम दोनों में से किसी में भी पूरी कमांड विकसित नहीं कर पाते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो हमारी कोई स्कूल एजुकेशन में कोई दिक्कत रही होगी, या हो सकता है उस समय हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर अच्छा ना लगता हो उनको, या कोई जो ज्यादा अच्छा लगता हो उससे ज्यादा अच्छा पढ़ लिए। तो कुल मिलाकर मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही हम लोगों को बराबर कमांड रखने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही, आपकी जो होम सिकनेस है वो हिंदी में है। आप जब हंसते हैं, रोते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, तो आप हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में रोते हैं। भले ही आप अपनी पढ़ाई इंग्लिश में करते होंगे, अपनी नौकरी में सारा कामकाज इंग्लिश में करते होंगे, तो आपके साथ वही चीज हो रही है जो आजकल इस समय जो हमारा पूरे देश में जो 25 से 45 का जो एक युवा वर्ग है, या जो थोड़ा प्रौढ़ हो गया है, वो सब इसी तरह का है। आप जो कविताएं लिखती हैं, एक तो सबसे अच्छा फायदा ये हुआ है अभी सोशल मीडिया से, फायदे भी हुए हैं, कुछ नुकसान भी हुए हैं, पर फायदा ये हुआ है कि अब हम संपादक जी की मर्जी पर डिपेंड नहीं है। एक संपादक जी हुआ करते थे पहले, व्यंग्य के लहजे में कह रहा हूं, जिनके पास बहुत सारी चिट्ठियां आती थी, बहुत सारी कविताएं आती थी, और अपनी मर्जी से जो उनको छापना होता था, जेन्युइन भी होता, कई बार वैसे भी टोकरी में फेंक देते थे, जगह भी कम होती थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। अब आपके पास वो समस्या नहीं है। मैं आपको खुद बताता हूं, मेरी जो कविताएं हैं वो मैंने प्रमोट नहीं कराई हैं, कहीं स्पॉन्सर नहीं कराई हैं, फिर भी जेन्युइनली उनको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, चाहे मैं ट्विटर पे डालूं, फेसबुक पे डालूं। तो कई सारे ऐसे पेजेस हैं जो आपने बताए, जो अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपकी पोएम शेयर भी कर देते हैं। तो इसलिए एक तो ये समस्या हमारी अब सॉल्व हो गई है कि जरूरी नहीं कि हम अखबार में उसको छपवाएं। मेरी कविताएं जो हैं वो मैं मोहताज नहीं हूं कि मैं उसको अखबार में छपवाऊं, वैसे ही वो शेयर हो जाती हैं। दूसरी बात है कि हर कविता की अपनी लाइफ होती है। अगर आपकी कविता अच्छी है तो वो अपने आप अपना मुकाम बना लेगी। कोई कवि ऐसे भी हैं जो सिर्फ पूरी जिंदगी में उन्होंने 1 या 2 कविताएं लिखी, और आज उन कवियों को उनकी उस 1 या 2 कविताओं की वजह से ही जाना जाता है। ऐसे कवि भी हैं। निराला ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी थी, उसके लिए वो निराला बन गए उसकी वजह से। ठीक है, तो आप लिखिए, लिखने के बाद थोड़ा और लिखिए, और अपने दोस्तों को पढ़ाइए, शर्माइए मत, क्योंकि आपने कोई गलत काम तो किया नहीं है। उसको शेयर कर दीजिए। अगर उसकी लाइफ होगी, उसकी किस्मत में आगे बढ़ना होगा, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी। कुमार विश्वास भी मेरठ के पिलखुआ में आस में रहते थे, और आज कुमार विश्वास जो दुबई में और पूरी दुनिया में हिंदी की पहचान है। उन्होंने कोई सरकार से पैसे लेके तो हिंदी की सेवा कर नहीं रहे, अपने आप ही हिंदी की सेवा हो रही है। आप बस देखो तो पूरी लाखों करोड़ों लोग उनकी कविताएं आज पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं हम सब कुमार विश्वास बने, और बन भी नहीं पाएंगे, पर कोई नहीं, निशान जैन बनिए। मैं सिर्फ इन्होंने बताया ही है, निशांत हमारे मेरठ कॉलेज के हैं, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मैं मेरठ कॉलेज की चीफ डॉक्टर हूँ। और आई वुड लाइक टू थैंक निशांत कि उन्होंने इस मंच से सबसे पहला जो अपना वाक्य जो सुनाया, वो उन्होंने क्या बताया कि मेरठ कॉलेज में जिस दिन इन्होंने एडमिशन लिया उस दिन एक मर्डर हुआ था, राइट? तो एंड टुडे वी आर सीइंग हिम एज एन IAS ऑफिसर। तो हमारी जो जब भी हम पेपर पढ़ते हैं, मेरठ कॉलेज इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ रॉन्ग रीजंस इन द न्यूज, राइट? हमारे कॉलेज में देयर आर अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स, एंड वो जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, सिर्फ फोड़ना वोड़ना, वो सिर्फ मेरे ख्याल से 20-25 लड़के करते हैं। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनमें कुछ मीडियोकर होते हैं, और कुछ इनके जैसे होते हैं, और कुछ जो हमारे पीछे बैठे हैं ये बच्चे, ये भी उस आपकी तरह ही हैं। जैसे मैंने आपसे मिलवाया था निमिष पांडे, सो आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू कि आपने इस इंसिडेंट का जिक्र किया, एंड गॉड ब्लेस यू। आई एम फीलिंग सो प्राउड दैट मैं आपके बारे में बता रही हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ, हमारे कॉलेज में जितने दिन ये वहाँ पे छात्र थे, मैं क्योंकि कल्चरल कमेटी की भी मेंबर थी, तो कभी भी हमारी कोई टीम जाती थी तो इट वाज ऑलवेज बिना सोचे समझे, इनसे पूछा भी नहीं जाता था, निशांत और विवेक एज टीम में जाते थे। सो कंग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। और आपकी जर्नी ऐसे ही रोज एक नए मुकाम पे आप जाएं और फिर एक नई जर्नी शुरू करें। थैंक यू सो मच। आपको अब इस मकाम पर कौन सा करियर ऐसा लगता है कि आप उसमें जाना चाहते थे, या आप आज भी चाहें उसमें जाना, मतलब कौन सा करियर लगता है कि आपको इस करियर से अच्छा लगता हो?
बस विवेक भाई से ये निवेदन है कि ये मत छाप देना। तो क्योंकि मुझे पहले से जानते, तो जब मेरा सिलेक्शन होता 2014 में, तो जब मीडिया में एकदम से नाम फ्लैश हुआ 13th रैंक मेरठ के एक लड़के की आई है, तो मेरठ के अखबार वाले जब न्यूज रूम में बैठे सबसे पहले उन्हीं को पता चला। तो उन्होंने कहा अरे ये वही अपने वाला निशान था क्या, जो मेरठ कॉलेज में वो कल्चरल में रहता है। खैर, तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर। अगर ईमानदारी से इसका जवाब दूं तो 2 करियर ऐसे थे जो बीच बीच में मैं पाना चाहता था, बट फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है। एक करियर था एट द एज ऑफ 21 आई वांटेड टू बिकम ए जर्नलिस्ट। 21 साल की उम्र में मैं चाहता था कि मैं एक पत्रकार बनूं, क्योंकि मुझे लिखने का बड़ा शौक था और चीजों को ऑब्जर्व करने का बड़ा शौक था। अखबार मैगजीन वगैरह बहुत पढ़ता था, तो तब मैं चाहता था, बट वही अगेन हालात भी हमेशा अपने साथ नहीं होते। तो वो एक सरकारी नौकरी में लग गया, तो फिर सोचा कि सरकारी नौकरी ही जब करनी है तो सबसे बड़ी वाली सरकारी नौकरी करेंगे, तो वो अलग चीज है। एक तो मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था, जो मैं तो नहीं बना, पर मेरे भैया नवभारत टाइम्स के जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिज्म में आ गए। दूसरा मैं चाहता था, जब मैं एमफिल कर रहा था डीयू में, तो मेरे मन में इस तरह के ख्यालात आए कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए। तो मैंने अच्छा था पढ़ाई में, नेट जेआरएफ भी किया था और एमफिल किया था, फिर पीएचडी भी करना चाहता था। पर अगेन वही कि वो एक प्रण था कि बस आईएएस बनना है और खुद को साबित करके दिखाना है। पर अभी पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं, क्या पता अगर मुझे कल को कोई कहे तो मन में हल्का सा है कि प्रोफेसर बहुत अच्छा करियर हो। मुझे बहुत जलन होती है सर आप लोगों से, क्योंकि आप देश दुनिया घूमते हैं और अपनी मुताबिक जिंदगी जीते हैं, हमारे तरह बंधन नहीं होते सर। जो असलम जी ने कहा उसको अगर कहें तो दुनिया आईएएस बनना चाहती है आज के नहीं, खैर ये तो ऐसा नहीं 100% नहीं है, पर फिर भी एक मतलब बहुत बड़ा चंक है जो आईएएस बनना चाहता है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, और वही वाली बात है कि हर एक चीज का अपना अपना एक होराइजन होता है हर करियर का। तो प्रोफेसर में हो सकता है सर कि आप एक यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उस विषय में पूरी दुनिया में भी काम कर सकते हैं अगर आप उर्दू में हैं। पर आईएएस में ये फायदा है कि आप जिस जिले के डीएम है या जिस जहां के एसडीएम है, वहां के लोगों की जिंदगी में अगर एक छोटा सा भी बदलाव आप ले आए, उससे जो खुशी मिलती है सर, वो जिंदगी में उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं सही नौकरी में। छोटा सा सवाल इस सभा में मेरे को लगा कि हम कैसे पूछना चाहिए कि आपने कहा कि मेरठ के बहुत प्रभाव रहा है आपकी जिंदगी में, तो एक मेरा बहुत संक्षिप्त में सवाल यह है कि मेरठ ने प्रभाव दिया, लेकिन मेरठ ने आपको क्या दिया आपके जीवन में? आपको निशान जैन से आईएएस निशान जैन बनाने तक मेरठ का कितना योगदान रहा, और उस योगदान के बदले में आपके मन में वो क्या इच्छा है कि आप मेरठ को वापस चुकाना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। ये वो है, में डिबेट में गए हैं और मुझे अब लग रहा है कि तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था इसे। खैर, ये तो खैर मजाक की बात है, पर ये दिल और एहसासों का रिश्ता है जो मेरठ से मेरा है, और ये ताउम्र रहेगा। मेरठ की वजह से ही मैं जो कुछ भी हूँ, आज भी जहां भी जाता हूँ लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, पहला सवाल। तो मैं जब कहता हूँ कि मैं मेरठ से हूँ, तो कोई पलट के कुछ और नहीं पूछता। और कभी किसी को आज तक ये नहीं कहना पड़ा, चाहे पूरे देश में कहीं भी गया, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, अगर मैंने कहा मैं मेरठ से हूं तो किसी ने पलट के ये नहीं पूछा कि ये मेरठ का है। तो मेरठ हमारा इतना मशहूर है। और मेरठ का जो सबसे अच्छी बात है कि मैं मेरठ के पुराने इलाके में पला बड़ा, और शहर का जो पुराना इलाका जो होता है उसकी एक खासियत होती है, चाहे वो दिल्ली का चांदनी चौक हो, चाहे वो लखनऊ का पुराना इलाका हो, चाहे वो मेरठ का पुराना इलाका हो। जो लोग पुराने इलाकों में रहे, आप नहीं रहे होंगे तो आपके फादर रहे होंगे, या वो फिर बाद में आउटर पेरिफेरी में शिफ्ट होते जा रहे हैं लोग आजकल। उसमें थोड़ा सा देहातीपन होता है, थोड़ा सा छोटे शहर वाली बात वहां पे आपको महसूस होती है, और थोड़ा सा अपनापन। एक दूसरे के घरों पे नजर भी रखते हैं वहां पे लोग, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनकी लाइफ में साथ में सेलिब्रेट करना, साथ में हर त्योहार मनाना, एक दूसरे के दुख दर्द बांटना, वो चीजें कहीं ना कहीं जो हमारा जो महानगरीय जीवन, मेट्रोपॉलिटन लाइफ है, उसमें थोड़ी सी मिसिंग है। तो मेरठ ने एक तो मुझे वो दिया है अपनापन जो पुराने इलाके के लोगों में पाया जाता है। दूसरा, मेरठ ने सब कुछ सिखाया यार, मैं क्या बोलूं, एक मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मेरठ ने सब कुछ सिखाया है, लिखना पढ़ना मेरठ ने सिखाया, भाषा मेरठ ने सिखाई। आप मेरठ को क्या रिटर्न करना चाहते हैं? हाँ, आपके बिल्कुल। भाव हो इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कोई
अभी कोई प्लान नहीं बनाया इस तरह से, पर मेरठ को मन ये है, अभी सुबह भी चर्चा कर रहे थे सर से, कि मेरठ के और वेस्टर्न यूपी के जो कुछ ऐसे एलुमनाई हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा मुकाम जिन्होंने हासिल किया, उनका एक अच्छा ग्रुप बने और वो लोग मेरठ के लिए कुछ अच्छी चीजों में इंटरवीन कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंट की चीज है या कोई हमारी जो मेरठ की हेरिटेज है जिसपे मुझे लगता है अभी बहुत कम काम हुआ है। मैं यूपी का अंडर में नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ आके ये कर दूंगा, पर हाँ एक उसकी जगह जरूर मैं काम कर सकता हूँ कि मैं किसी को इंस्पायर करूं, किसी को मोटिवेट करूं या किसी को इन्फ्लुएंस करूं कि ऐसा करिए आप। चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो सरदना हो, चाहे वो बरनावा हो, महाभारत की जो हेरिटेज है, या जो मेरठ की जो कौरवी बोली है जिसपे अभी बहुत कम काम हुआ है, लोनी सर कर रहे हैं उस पे काम। मेरठ की उर्दू अलग तरह की है, तो मेरठ की जो लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर है उस पर अभी बहुत कम काम हुआ। आप देखेंगे लखनऊ पर, बनारस पर, अलीगढ़ पर बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इस पे कुछ कर पाए हम लोग, और एक मेरठ को किसी, बाकी तो कुछ चीजें इनडायरेक्टली भी हो जाती हैं, तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां कहीं भी कंट्रीब्यूट कर पाए उसकी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी एक तरह से लिख के कोई नहीं बताया जा सकता। मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मेरठ कॉलेज में लगभग 5 साल का एक बहुत बड़ा समय बिताया, कोई ऐसी चीज जो अब आपको लगता है काश मुझे फिर से ये करने को मौका मिल जाए, जो मेरठ कॉलेज की एक सबसे अच्छी चीज आप मिस करते हैं? सही बताऊं ना ईमानदारी से, तो मैं ये मिस करता हूँ कि मैंने बदमाशी क्यों नहीं की। मैंने गुंडागर्दी क्यों नहीं की, मैंने क्या कहते हैं, बस और नहीं बताना चाहता, और भी कौन से गलत काम मैंने क्यों नहीं किए। तो ये मैं कभी कभी सोचता हूँ मुझे करने चाहिए थे, क्योंकि वो भी करना जरूरी होता है। ठीक है, आपके लिए चैलेंज हल्का मैंने मैम ने सबको सही कर दिया। तो उस समय कर भी सकते थे मैम, पर हमने तब भी नहीं किया गलती। तभी आप इधर हैं। नेचर में नहीं था ये। ये सिग्नेचर लगे आपकी। सो आखिरी सवाल मैं पूछ लूं सर आपसे, क्या चेंज आप ला पाए हैं? जो आप बात कर रहे हैं चेंज की, क्या बात है, क्या चेंज ला पाए हैं? चेंज ला पाए हैं इसका तो, क्योंकि एक बात मैं खास आपको बताऊं, जो सिविल सर्विसेज होती हैं उन करते हैं उसका वो क्रेडिट कभी खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी सर्विस के रूल्स ही इस तरह के होते हैं कि हम जो काम करते हैं वो सरकार की तरफ से करते हैं। तो जो भी उसका अचीवमेंट है, जो भी मान लीजिए कहीं पे माल न्यूट्रिशन कम हो गया किसी जिले में, तो डेफिनेटली उसमें डीएम का रोल रहा होगा, बट वो क्रेडिट डीएम को नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एनोनिमस होते हैं। तो इसलिए ये पूछना कि आप क्या चेंज ला पाए वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, पर क्या जो मेरा हाई पॉइंट रहा है बहुत अपनी सर्विस में अब तक का, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि मेरी पोस्टिंग एक ट्राइबल एरिया में हुई थी, ऐसा जैसे बस्तर हो, जिसको आप छत्तीसगढ़ का बस्तर समझते हो, ऐसे ही राजस्थान में भी ट्राइबल एरिया, भील जाति के लोग वहां रहते हैं, वहां मेरी पोस्टिंग हुई। वहां पर क्या होता है, ट्राइबल एरियाज में कुछ हॉस्टल्स होते हैं, सरकार चलाती है उनको। मतलब मैं आपको ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ रहते हुए नहीं पता थी कि सरकार इतना काम भी करती है। वहां पर सड़कें बनी हुई थी, वहां पे राशन मिल रहा था सरकारी दुकानों में, स्कूलों में टीचर पढ़ा रहे थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था। तो वहां पे हॉस्टल्स चलते हैं कुछ, उन हॉस्टल्स में क्या होता है, ट्राइबल स्टूडेंट जो होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है, और उनके घर में क्योंकि बिल्कुल भी पढ़ाई का माहौल नहीं होता है, इसलिए वो उस हॉस्टल में रह करके रेजिडेंशियल, वहां पे खाना पीना सब उनको मिलता है, वहां पर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उन हॉस्टल्स में जाकर के मैंने एक मिशन शुरू किया वहां पे, जिसका नाम हमने रखा मिशन संवाद। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी हफ्ते में एक दिन छुट्टी तो होती है, तो हमने उनको कहा कि कुछ कुछ हॉस्टल आप गोद ले लीजिए, आप हर हफ्ते वहां पे जाइए और उन बच्चों से कोई ऐसा टॉपिक जो उनको समझ में नहीं आ रहा है उस पर आप उनको अगर पढ़ा सकते हैं तो उनको पढ़ाइए, और वो भी नहीं कर सकते तो उनसे बात करिए। ये देखिए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है या उनकी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मतलब उनसे खुलिए। तो वो संवाद का हमने एक तरीका शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा, उसको काफी प्रशंसा भी मिली। अब मैं हाई पॉइंट बता रहा हूं आपको क्या हुआ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई माउंट आबू में। माउंट आबू एक जगह है राजस्थान में, गुजरात बॉर्डर पे। ये आबू लेन जो है ना, ये वो माउंट आबू वही वाला है। तो माउंट आबू में जब मेरी पोस्टिंग हुई, वहां पर भी ट्राइबल एरिया है, इसी वजह से वहां पर भी कुछ ट्राइबल हॉस्टल थे। तो मैं वही, मेरी आदत फिर से वही वीकेंड पर ट्राइबल हॉस्टल जाना और वहां बच्चों से बात करना। तो मैं वहां पे बच्चियों से बात कर रहा था, तो एक बच्ची खड़ी हुई वहां पर,
उसने कहा कि सर आप कितना दूर है कोटड़ा से माउंट आबू। उसने मुझे कहा कि सर आप हमारे वहां स्कूल में आए थे और आपने ये बातें कही थी। वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हाई पॉइंट था कि उस लड़की ने मुझे पहचाना, मुझे रिकॉग्नाइज किया और मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। Thank you so much for such a wonderful session. We would like Mr. Rajen Singhal to facilitate the author. सर प्लीज We would like Dr. Maurya to felicitate Professor Loni. प्रभा खेतान फाउंडेशन की शानदार पहल कलम के अंतर्गत मुझे मेरे अपने शहर मेरठ में आकर बहुत अच्छा लगा और अपनी जर्नी, अपना सफ़र, अपने सफलता के संघर्ष और सफलता के कुछ जीवन मंत्र रुक जाना नहीं किताब के माध्यम से मैंने शेयर करने की कोशिश की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पहल के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन को, एहसास विमेन को और इस कार्यक्रम के पार्टनर्स दैनिक जागरण, श्री सीमेंट और होटल क्रिस्टल पैलेस को कि उन्होंने इतने सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम को संजोया और युवा लेखकों को इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। थैंक यू अंशु जी और गरिमा जी।